हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को, मगर इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गॉस लॉ और उसके बेसिस पे किए थे बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो यस, माय नेम इज़ सैयद सुहेल और आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन। और वेलकम करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल में जिसका नाम है डिवाइन गैलेक्सी क्लासेस। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो गॉस लॉ हमने पढ़ा तो यार उसके यूज़ क्या है, गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर है गॉस लॉ की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अभी हम लोग करेंगे एक रॉड के थ्रू, उसके बाद करेंगे एक प्लेट के थ्रू और उसके बाद करेंगे हम लोग चार्ज स्फीयर के थ्रू, जो कि कंडक्टिंग भी होंगे नॉन कंडक्टिंग भी होंगे। उसके बाद हम लोग इन सभी टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे लेक्चर बनते हैं। तो फिलहाल आइए मेरे साथ पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला टॉपिक है हमारा टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज, कह लीजिए यूनिफॉर्म infinitely long charge thin wire या चार्ज वायर कह लीजिए, चार्ज वायर। ओके, कहने का मतलब क्या बेटा, कैसा है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है। ओके, और कैसा चार्ज वायर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। चलिए यहाँ बनाते हैं, समझिएगा मेरी बात को। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक हम वायर बनाते हैं जिसको हम मान लेते हैं कैसा है ये बेटा, इन्फिनाइटली लॉन्ग है। ये ऐसे करके कुछ सीधा बनाने की कोशिश। ओके, तो ये इन्फिनाइटली लॉन्ग हमारा एक वायर है। कैसा मान लीजिए, पॉजिटिव मान लेते हैं, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं। ओके, तो ऐसा वायर है और इससे इन्फिनाइट लेंथ का है। तो कहने का मतलब कहीं से भी मान लीजिए इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट, और इस जगह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, पॉइंट चार्ज के थ्रू तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे, मगर अब की हमको किसके थ्रू बात करनी है, रॉड के थ्रू बात करनी है। ओके, तो एक बार थोड़ा सा मैं इसको सीधा बना लेता हूँ फटाफट से। आइए कुछ अच्छा सा, ताकि समझ में अच्छा सा है। तो ये हो गया। ओके, यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट हो गया पी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, कैसा है ये, इन्फिनाइट लेंथ का है, तो ठीक है, प्लस इन्फिनिटी से और यहाँ पर कह लीजिए माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, अब देखिए, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो पॉइंट चार्ज के थ्रू तो हमको पता है, मगर रॉड के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ बेसिक बातें हैं इसके बारे में। ये जो रॉड है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी कैसी बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू क्या है, जो भी इसका चार्ज होगा पर यूनिट लेंथ अपॉन लेंथ, ये क्या कहलाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसे बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस आर है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, हमको माननी पड़ेगी एक आइडियल गॉसियन सरफेस, ठीक है, अराउंड दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन ये है कि एक आइडियल गॉसियन सरफेस कैसी होती है। तो ऐसा हम लोग पढ़ के आए थे, मैं यहाँ बताता हूँ। अगर हम बात करेंगे आइडियल गॉसियन सरफेस, तो उसकी कुछ कंडीशंस बताई थी मैंने। क्या बताया था मैंने कि सरफेस जो हो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिकल हो। तो क्या पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी आपका सरफेस हो वो कैसी हो,
सिमेट्रिकल हो। ओके, दूसरा जो ई की वैल्यू हो सरफेस के हर पॉइंट पर कैसी हो बेटा, कांस्टेंट हो। तीसरा जो एंगल हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा जो हो इट इज़ ऑल्सो शुड बी कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम कहेंगे हमारी सरफेस कैसी है, आइडियल गॉसियन सरफेस है। तो हमको एक ऐसी सरफेस इस वायर के अराउंड ऐसी सरफेस डिज़ाइन करनी है जो कि क्या हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती हो। तो अब देखिए एक वायर के अराउंड गॉसियन सरफेस कैसी होगी, मैं समझाता हूँ। देखिए अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो इसके अराउंड गॉसियन सरफेस स्फीयर होती। पिछले लेक्चर में मैंने इस बात को समझाया था। ओके, मगर इस रॉड के थ्रू हम लोग गॉसियन सरफेस स्फीयर नहीं ले सकते। ज़रा सोचिए, अगर ऐसे रॉड है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट होती होंगी। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी समझाऊंगा कैसी होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये डिस्टेंस कुछ अलग होगी, ये डिस्टेंस कुछ अलग होगी, तो ई कैसी होगी, हर जगह पर वेरिएबल होगी। दूसरा एरिया वेक्टर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इस जगह पर एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर सरफेस पे नॉर्मल ऐसे होगा। तो हर जगह थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, अलग होगी। तो इसके अराउंड गॉसियन सरफेस एक स्फीयर नहीं हो सकती। आपको समझ में आ रहा है। तो एक वायर के अराउंड गॉसियन सरफेस कैसी मानी जाए, तो आंसर है सिलेंडर। एक वायर के अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगी, आइडियल गॉसियन सरफेस होगी, वो कैसी होगी, सिलेंडर। तो हम इसके अराउंड एक सिलेंडर मान लेते हैं जिस पर ये पॉइंट P आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक गॉसियन सरफेस डिज़ाइन करेंगे। ये डिस्टेंस कह लीजिए R है, तो यहाँ से भी R डिस्टेंस पर इधर आ जाइए। मान लीजिए जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऐसे करके, और ये समझ में आ रहा है बेटा। तो इस तरह से हमने एक सरफेस डिज़ाइन कर ली। अब देखिए ये जो सरफेस है एक्चुअली में ये 3 तरह की डिफरेंट सरफेस से मिलकर बनी है। एक क्लोज सरफेस है, मगर इसमें अगर देखा जाए तो एक सरफेस 1 ये है, ये वाली, आप समझ रहे हैं। इसको मैं सरफेस 2 बोल दे रहा हूँ, ये वाली, ओके। और एक कर्व्ड सरफेस, सरफेस 3, ओके बेटा। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हर जगह सेम होगी। अब देखिए एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इस बात को समझते हैं। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए ये वायर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए ऐसे पॉजिटिव, ओके। तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 3D में सोचिएगा तो ऐसी होती है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, तो यहाँ से भी ऐसे जाएगी, और पीछे की तरफ भी होगी, ऐसे आगे की तरफ भी होगी, इधर पीछे की तरफ भी होगी, और इधर आगे की तरफ भी होगी। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। इसके नीचे अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ पर ऐसे होगी, और ये ऐसे होगी। तो कुछ इस तरीके से 3D में समझ में आ रही है बात। वैसे इसके नीचे बात की जाएगी तो ऐसे, मैं जल्दी बना देता हूँ, बात समझ रहे हैं ना बेटा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, ओके। तो अगर इस फील्ड लाइन की बात की जाए तो देखिए इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, ऐसे स्ट्रेट जाएगी, ओके। ये वाली ऐसे पीछे की तरफ जाएगी, ये ऐसे आगे की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ बात की जाए, अगर जो एंड पॉइंट हो, मान लीजिए कहीं एंड है, तो इसके ऊपर तो कहीं फील्ड लाइंस है नहीं, तो यहाँ की फील्ड लाइन जो है ऐसे कर्ड हो जाएगी, ओके। इस तरह से, ये इस तरह से होगी, ओके बेटा, बात समझ में आती। इसी तरह से नीचे भी होगी, अगर यहाँ बनाएंगे तो इस तरीके से कर्ड हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, सीधी होगी। देखिए इसी चीज़ को अगर मैं टॉप व्यू ऊपर से देखूँ, इस चीज़ को मैं अगर कहूँ मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा तो कैसा बनेगा। तो वायर, अगर वायर को, ये मान लीजिए वायर है, और इसको अगर आप ऊपर से देखते हैं तो क्या दिखाई देगा आपको, पॉइंट दिखाई देगा, तो पॉइंट, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो दिखाई दे रही है वो इस तरीके से होंगी। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा। अब सोचिए जरा, अगर आप टॉप व्यू देखते हैं इस वायर का, ये क्या है बेटा, मैं लिख देता हूँ टॉप व्यू।
अगर टॉप व्यू देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है। अब इसी को पकड़ करके सीधा कर लीजिए तो इधर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, और ऐसे करके हर तरफ, मतलब इससे हर तरफ, इस तरफ, आग की तरफ, पीछे, ऐसे ऐसे, इधर इधर, हर तरह से। जैसे कि इसको सीधा करेंगे तो ये दिख रहा है, इस तरह से फील्ड लाइन बन रही है। ओके, इसको सीधा कर दीजिए तो इस तरह से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। अब देखिए ये क्या है, वही वायर है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। इसको मैं रब करूँगा और यहाँ पर फील्ड लाइन बनाते हैं। तो फील्ड लाइन कैसे बनेगी, ये फील्ड लाइन ऐसे करके, ऐसे, इस तरीके से। क्लियर है? और इधर भी बोलिए, इस तरह से प्रोड्यूस होंगी कि नहीं होंगी बेटा? ओके, चलिए मान लेते हैं जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है अपनी मर्जी का है, तो इसकी जो लेंथ है, ये है बेटा L। कितनी है? गॉसियन सरफेस की जो लेंथ मैंने ली है वो कितनी ली है? L ली है, L लेंथ है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस होल सरफेस। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो सिलेंडर है वो 3 सरफेस से मिलकर बना है, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस पर अलग फ्लक्स निकालेंगे, इस सरफेस पे अलग, इस सरफेस पे अलग। क्यों? क्योंकि देखिए इस सरफेस पे थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, इस सरफेस पे थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल थीटा, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो चलिए थीटा की वैल्यू चेक करते हैं, आइए मेरे साथ। सरफेस 1 पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिख रही है आपको ऐसे करके। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट DA मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा DA। तो इनके बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। इसी तरह से सरफेस 2 की बात करते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट DA, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर आइए, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं ऐसे करके कर्व्ड सरफेस के ऊपर, DA, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा 90 है, यहाँ भी थीटा 90 है, यहाँ थीटा 0 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल, इसके थ्रू फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स और इसके थ्रू फ्लक्स, तीनों सरफेस के थ्रू अलग फ्लक्स निकाल करके ऐड कर देंगे। तो इस गॉसियन सरफेस के अराउंड कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर यस। तो चलिए करते हैं, आइए मेरे साथ। तो हम लोग यहाँ निकालना चाहते हैं फाई टोटल। तो फाई टोटल की जो वैल्यू होगी वो होगी φ1। फ्लक्स बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो φ1 + φ2 + φ3, सबका फॉर्मूला लिखते हैं। फाई टोटल इक्वल टू, इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वल टू लाइन इंटीग्रल E DA कॉस, और कितना बेटा 90 डिग्री, प्लस E DA कॉस 90 डिग्री, प्लस इसके थ्रू लिखेंगे E DA कॉस, इसको रब कर देते हैं, कितना बेटा कॉस 0 डिग्री। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आइए मेरे साथ, यहाँ देखिए फाई टोटल की जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज़ 0, कॉस 90 0, कॉस 90 0, एंड दिस वैल्यू इज़ 1। तो ये तो 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया। यहाँ बात करेंगे, अब देखिए थर्ड सरफेस में छोटा सा एलिमेंट DA माना था। ओके, तो DA जो है उसके अराउंड इंटीग्रेट करना है, और देखिए यहाँ से यहाँ पर E की वैल्यू, यहाँ से यहाँ पर E की वैल्यू, या इस पूरी सरफेस पर मैंने क्या समझाया था कि मान लीजिए ये वायर है और इसके अराउंड ऐसे कर्व्ड सरफेस है, और देखिए ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर बनेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, हर जगह डिस्टेंस कर्व्ड सरफेस की सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। ओके, तो कहने का मतलब E कांस्टेंट है, तो यहाँ पर E को हम लोग, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, यहाँ पर बात करेंगे प्लस, तो E कांस्टेंट है, उसको बेटा ले लिया बाहर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ DA एंड cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा आ गया। फाई टोटल, ओके, E की जगह पर E। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ DA मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, तो जब इसका DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और सरफेस एरिया कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कर्व्ड सरफेस के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई, जो डिस्टेंस है रेडियस
आर और जो इसकी लेंथ है तो 2 पाई आर एल। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसको बना दो इक्वेशन 1 और यहाँ पर ड्रॉप कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, इस गॉसियन सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। मगर एक बात और, ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या ये सरफेस क्लोज्ड है? आंसर है यस, क्लोज्ड है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस साहब ने क्या कहा था? तो गॉस साहब ने बेटा बहुत प्यारी सी बात बोली थी कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा फाई टोटल, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। उसकी जो वैल्यू होगी वो क्यू एनक्लोज्ड, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू गॉस ये चीज़ है। अब देखिए, ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है, मगर यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड कितना है? तो मैं लिख सकता हूँ फाई टोटल। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है वही तो रखना है। देखिए, क्यू का मतलब क्यू एनक्लोज, मतलब कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। तो सरफेस के अंदर ये चार्ज बंद है। अब ये चार्ज कितना है पता है? तो आंसर है नहीं। मगर एक चीज़ पता है, हमको पता है चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जो कि यूनिफॉर्म चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो अगर मैं कहूँ कि लैम्डा है और इसके अंदर के चार्ज को अगर मैं क्यू मान लेता हूँ, देखिए इस तरह समझिए, यहाँ देखते हैं, लैम्डा इक्वल टू, अगर मैं कह दूँ कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू इसके अंदर जो चार्ज बंद है उसको अगर मैं मान लूँ क्यू, तो उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है एल। एल की तो मानी थी बेटा। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, और जहाँ पर क्यू कौन सा क्यू है? क्यू एनक्लोज्ड वाला है ना। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू लैम्डा एल लिख सकते हैं। तो फिर से अगर यहाँ फाई टोटल की बात की जाए तो हम लोग क्यू एनक्लोज की जगह कह सकते हैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल दीजिए इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ आइए। अगर बात की जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई डॉट 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना बेटा? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलिए ठीक है। यहाँ देखिए, एल से एल मर गया। ई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 1 अपॉन या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट आर। ओके, अब यहाँ देखिए, लैम्डा जो है चार्ज डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। फाइनली ये तो फिलहाल फॉर्मूला बन गया हमारा, पर ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो ई की वैल्यू हो जाएगी ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये भी तो कह सकते हैं। तो फाइनली जो एक रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा आर डिस्टेंस पे, वो होता है लैम्डा, जो चार्ज डेंसिटी है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। और इस चीज़ को सोचिए, अगर टॉप व्यू हमने लिया था तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनती है ना बेटा। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेंगी वो कैसी बनेंगी? टॉप ऊपर से अगर देखते हैं तो इस तरह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है। अब देखिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन भी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो जैसे यहाँ पर कुछ फील्ड होगी, अगर यहाँ पर एरिया लेंगे तो 3 फील्ड आती है, यहाँ पर एरिया लेंगे तो 1 ही फील्ड आती है। ओके, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा? ये E हो गया बेटा, और ये क्या हो गया? R, जो डिस्टेंस है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, E वर्सेस R का ग्राफ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए, जो पॉइंट चार्ज था, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हमने पढ़ रखा था ना बेटा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की
तो वहाँ हमने पढ़ा था E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, मतलब वहाँ पर आर स्क्वायर पर डिपेंड करती थी, पर यहाँ पर 1/r पर। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा डेरिवेशन हो गया टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। एक हमारा वायर था जो कैसा था, इन्फिनाइट लेंथ का था, उसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। कॉन्सेप्ट बेटा बहुत सिंपल है। एक बार क्या कीजिए, अपने फ्लक्स वाले फॉर्मूले से, ई डी ए कॉस थीटा से फ्लक्स को निकालिए। आइडियल गॉसियन सरफेस मानेंगे तो आपको एंगल निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सोचिए, अगर आप कोई भी, मान लीजिए ऐसे रॉड थी और आप अगर ऐसा सिलेंडर मान लेते हैं, मान लीजिए ये डिस्टेंस ज़्यादा, ये डिस्टेंस कम, तो आपको प्रॉब्लम होती। यहाँ पर फील्ड की वैल्यू कुछ और होती, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू कुछ और होती। ओके, तो ई वेरी कर जाता, तो इसीलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती। मगर हमने क्या ही सरफेस ली है, जैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड सिमेट्रिकल। ओके, तो E की वैल्यू कांस्टेंट आई, थीटा यहाँ पर 90 था तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री था उसकी वैल्यू 1 हो गई, और E कांस्टेंट था तो हमने उसको आसानी से बाहर ले लिया। तो ये फंडा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी कांस्टेंट हो और थीटा जो एंगल है आपका वो भी कांस्टेंट हो। ओके, और ऐसा कब हो पाएगा, जब आप एक आइडियल गॉसियन सरफेस डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमने डिज़ाइन की थी, इसके थ्रू फ्लक्स निकाला जिसकी वैल्यू ये आई थी। गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स ये होता है, बस दोनों को कंपेयर कर दिया और E की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इतना सिंपल सा है। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग करेंगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन प्लेट। एक सीट ले लेंगे, सीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, मगर न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एक अलग से लेक्चर करेंगे जिसमें मैं सभी चीज़ों के न्यूमेरिकल कराऊंगा। गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बेसिस पे जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं बोर्ड लेवल पर, IIT JEE पर, नीट के लेवल पे, वो सब आपको अगले लेक्चर में कराए जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, तो मैं इसको रब करता हूँ, आप देख लीजिए। ओके बेटा, तो चलिए फटाफट बढ़ा जाए अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन सीट। ओके, एक सीट है। ओके, कैसी, मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, कहता हूँ टू कैलकुलेट E ड्यू टू यूनिफॉर्मली इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट। ओके, तो अब की हमने क्या ले लिया, एक सीट ले लिया है। कॉन्सेप्ट कैसा देखिए समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इस तरीके से, ये बेटा कैसी है, अगर इसकी बात की जाएगी तो ये ऊपर तक गई है, इसीलिए मैंने देखिए इसको इस तरह से दिखाया है। ओके, ये दो बाउंड्री फिक्स है और ये इन्फिनाइटली। अब क्या सीट है, कैसी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं, फिर से आप नेगेटिव भी मान सकते हैं। नेगेटिव मानेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी, अलग होगी। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड है, नेगेटिव होगी तो अंदर की तरफ आएगी। ओके, तो ये एक आपकी चार्ज सीट हो गई। ओके, ये भी मान लीजिए ऊपर भी ऐसे करके गई है और नीचे भी ऐसे करके गई है। अब इसके हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कहाँ से, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है और यहाँ से कुछ R डिस्टेंस पर फिर से एक पॉइंट P ले लिया और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, ये पॉइंट क्या है, P है, और यहाँ पर E को निकालना है। ठीक है, निकालेंगे। तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फिर से वही काम पुराना कि सबसे पहले तो एक आइडियल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, मगर फिर से वो एक छोटी सी बात कि जब रॉड थी तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी, लैम्डा क्या लिखा था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर अब की हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर सिग्मा जो है वो क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। ओके, कहने का मतलब अगर हमको चार्ज निकालना है तो अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो चार्ज भी सिग्मा होगा। अगर एरिया 2 हो जाएगा तो चार्ज 2 सिग्मा होगा। अगर एरिया 3 मीटर स्क्वायर है तो 3 सिग्मा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू एरिया। ओके, तो यहाँ से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गई। ओके, क्लियर है ना बेटा, अच्छे से बना लें इसको, इस तरीके से समझिएगा। ओके, इस तरीके से।
करना क्या है कि ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर फिर से मानेंगे एक आइडियल गॉसियन सरफेस। तो मैं आइडियल गॉसियन सरफेस की कंडीशंस तो बता चुका था, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो इसके अराउंड आइडियल गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर। ओके, इसको सीधा बना लेते हैं थोड़ा सा। ओके, और यहाँ से ये इसको ऐसे पंचर करते हुए ये इधर से कुछ इस तरीके से आएगी। जैसे यहाँ से ये डिस्टेंस r है, वैसे यहाँ से भी जो पीछे वाली डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, r होगी। और ये इस तरीके से हमने एक गॉसियन सरफेस डिज़ाइन कर ली। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ ये इसको जो है ऐसे करते हुए, ओके, अब क्लियर होगा। जैसे कि ये प्लेट है, तो प्लेट को ये ऐसे सिलेंडर जो ऐसे पंक्चर करता हुआ जा रहा है, इसमें से होता हुआ ऐसे जा रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये प्लेट है और इसमें से ऐसे पंक्चर करता हुआ ऐसे निकल रहा है। यहाँ से ये डिस्टेंस r है, तो ये पीछे की डिस्टेंस भी r है, तभी तो सिमेट्रिकल होगी बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी 3 सरफेस है। कौन कौन सी? एक सरफेस तो ये हो गई, सिलेंडर ही तो है बेटा, तो एक सरफेस तो ये हो गई, एक सरफेस आपकी ये हो गई, और एक कर्ड सरफेस। तो ठीक है, फिर से मैं इसको सरफेस 1 बोल दे रहा हूँ, इसको सरफेस 2 बोल दे रहा हूँ, और ये वाली सरफेस 3। ओके, कॉन्सेप्ट क्या? वही पुराना कि क्या कीजिए, इसके थ्रू फ्लक्स निकालिए, टोटल फ्लक्स निकालिए, फिर गॉस लॉ से कंपेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फाई टोटल बोलूँगा, फाई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सरफेस है तो सरफेस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3। ओके, चलिए फटाफट करते हैं। अब देखिए सरफेस 1 की अगर बात की जाए, तो अब प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है, तो इस चीज़ को भी समझिए। अगर प्लेट है, अगर ऐसे कोई प्लेट है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनती है बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो इस तरह से एक प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे की तरफ भी जाएंगी और इधर पीछे की तरफ भी निकलेंगी। ओके, इस तरीके से। अब अगर इन्फिनाइट लॉन्ग है, जैसे कि अगर प्लेट को मैं ऐसे बनाऊँ सामने से, तो आपको प्लेट कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो ठीक उसी तरह से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे पैरेलल इधर और पैरेलल इधर। हर फील्ड लाइन के आगे भी पीछे भी ऊपर नीचे फील्ड लाइन है। तो जैसे ये वाली फील्ड लाइन है, तो इसके ऊपर भी फील्ड लाइन है और इसके नीचे भी फील्ड लाइन है। तो ये कैसी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। मगर जहाँ पर एंड है वहाँ पर फील्ड लाइन कैसी होंगी, इस तरीके से होंगी, जैसे कि पहले पढ़ चुके थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नीचे वाली भी इस तरह से मुड़ जाएंगी, इसे कर्लिंग कहते हैं। मगर यहाँ पे जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ओके बेटा, कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखिए एक बार फिर से बनाता हूँ, चीज़ को समझिएगा। अगर ये आपकी प्लेट होती तो इसके थ्रू फील्ड लाइन जो होती बेटा कैसी जाती, जैसे कि यहाँ से ऐसे प्रोड्यूस होती और यहाँ से ये ऐसे प्रोड्यूस होती है और यहाँ से ये ऐसे प्रोड्यूस होती है। फिर से ओके, समझ रहे ना मेरी बात? इस तरीके से। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके बाहर निकलती, ऐसे आगे साइड भी और ऐसे पीछे की साइड भी। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये चार्ज प्लेट थी, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं कह दूं ये छोटा सा एरिया है डी है, तो अब इस पे एरिया वेक्टर कैसा होगा बेटा, डी है ऐसा, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, ई ऐसी होगी। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे प्रोड्यूस हो रही है ना। ओके, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी मैं बना देता हूँ, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देता हूँ। ओके, तो ये ई है, ऐसे पीछे भी होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसी है। तो हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सिमिलरली इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आगे जा रही है तो ऐसे पीछे भी जाएंगे। हेयर अगर मैं कह दूँ यहाँ पर स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए ले लेता हूँ, तो एरिया वेक्टर डी ए की डायरेक्शन भी यही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो हेयर ऑल्सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस। देखिए 3 सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी होगी ई,
मगर एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा, सरफेस पर नॉर्मल। तो हेयर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर आपकी फ्लक्स की बात की जाएगी तो सरफेस 1 और 2 के थ्रू तो फ्लक्स होगा, पर 3 के थ्रू फ्लक्स नहीं होगा। चलिए तो हम इसको लिखते हैं फाई टोटल। तो फाई 1 की वैल्यू जो होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 के थ्रू, यहाँ लिख देता हूँ मैं सरफेस 1, सरफेस 2 के थ्रू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ओके, प्लस सरफेस 3 के थ्रू, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए और कॉस कितना बेटा, 90 डिग्री। इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। चलिए फटाफट से आइए इसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस r थी और यहाँ से ये डिस्टेंस भी r थी, ओके। तो जो dA की वैल्यू, सॉरी E की वैल्यू जो होगी वो इधर और इधर कांस्टेंट होगी। तो E की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है, ओके। तो अगर बात की जाए इक्वल टू, तो E बाहर आ जाएगा, ओके। cos 0 की वैल्यू 1 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA। इसी तरह से यहाँ पर भी E बाहर आ जाएगा, E की वैल्यू दोनों जगह सेम है और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA प्लस इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। अब एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, इस डायरेक्ट इस एरिया को मैंने नाम दे दिया, ये पूरा एरिया है वो A है, तो ये A है तो ये भी कितना होगा, ये भी बेटा A होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको r मान करके पाई आर स्क्वायर मानने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने वहाँ कर्व्ड सरफेस के थ्रू लेंथ को L माना था और पाई आर स्क्वायर H या पाई आर स्क्वायर L पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया बोला था। ऐसा यहाँ कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि इसकी रेडियस r है और पाई आर स्क्वायर बोले, क्यों, क्योंकि अभी आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों नहीं किया हमने। तो इस पूरे एरिया को मैं A बोल दे रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए सारे जोड़ोगे तो टोटल एरिया के बराबर A आ जाएगा। तो ये हो जाएगा EA प्लस इट इज़ ऑल्सो EA। तो जो फाई टोटल फ्लक्स जो आपका आ रहा है ये हो जाएगा 2EA, ओके। इसको मान लीजिए फिर से उसी तरह इक्वेशन फर्स्ट, और फिर से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है, तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहता है कि जो फाई टोटल है ड्यू टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDA इट इज़ Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब किसी सरफेस के थ्रू जो क्लोज इंटीग्रल EDA का होगा वो उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है उसका एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये आपकी गॉसियन सरफेस है, ये जो सिलेंडर आपने बनाया है ये क्या आपकी गॉसियन सरफेस है। अब इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, तो आंसर है ये इतना। क्लियर है ना बेटा, पूरी प्लेट का चार्ज थोड़ी ना, ये जो इतना चार्ज इसके अंदर जो पंक्चर करके अंदर डाला है सिलेंडर, तो इसमें जितना चार्ज है वही तो एनक्लोज है, यही तो क्यू एनक्लोज है। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से उसी तरह से, अगर मेरी बात को समझेंगे तो आप कहेंगे सिग्मा इक्वल टू क्या, क्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर एनक्लोज्ड की बात कर रहे हैं तो एरिया भी एनक्लोज्ड वाला लेंगे, ओके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे Q एनक्लोज्ड अपॉन एरिया। बेटा देखिए ये एरिया A है तो ये एरिया भी कितना होगा, A होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, A बोल देंगे। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, Q एनक्लोज्ड इक्वल टू सिग्मा A। तो आगे बढ़ जाइए, फाई टोटल जो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा Q एनक्लोज्ड, या कितना लिखेंगे बेटा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इधर आ जाइए और फिर से उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए इतना सिंपल है, उसी तरीके से चल रहा है। वहाँ पे जो आ रहा था हमारा आ रहा था E.2 पाई RL, यहाँ पर कितना आ रहा है 2EA एंड सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं कहूँगा 2EA इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A बेटा कैंसिल हो गया, बस इसीलिए देखिए मैंने R नहीं लिया था। अगर इसको हम पाई आर स्क्वायर लेते तो इधर भी और उधर भी A तो बाद में कैंसिल हो जाना है ना, तो इसलिए मैंने पूरा एरिया कितना मान लिया, A मान लिया। कैंसिल आउट हो गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो E की वैल्यू यहाँ से जो आई कितनी आई बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
थिन प्लेट। अब देखिए रॉड के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू रॉड, याद आ रहा है, ई रॉड, वो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी आर के, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही थी। बट हेयर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब इन्फिनाइटली लॉन्ग, कंडीशन क्या, मगर इन्फिनाइटली लेंथ की अगर एक रॉड है तो उससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। मगर कैसी रॉड, इन्फिनाइटली लॉन्ग। अब इन्फिनाइटली का मतलब ये नहीं है कि बहुत ऊपर तक और ऐसे ही बहुत नीचे तक है। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इन्फिनाइटली लेंथ का एक रिलेटिव टर्म्स है। कैसा टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। कहने का मतलब समझिएगा इस बात को। पहले तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि मान लीजिए एक प्लेट है, ओके, तो इससे अगर आप इस डिस्टेंस पर आते हैं, इस डिस्टेंस पर आते हैं, इस डिस्टेंस पे आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर कांस्टेंट है, ओके, क्योंकि आर पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, आर बढ़ाते जाइए पर ई वेरी नहीं करेगा। मगर कंडीशन क्या है, ये ऐसी छोटी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे बहुत ऊपर तक जानी चाहिए, ऐसे नीचे तक, बहुत नीचे तक जानी चाहिए। कहने का मतलब इतना दूर कि इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये जो है बहुत ज़्यादा हो। कहने का मतलब मान लीजिए ये बोर्ड है और अगर मैं इस पर यहाँ से बात करता हूँ कि इस पॉइंट से ऐसे बात करता हूँ, तो देखिए इससे ये ऊपर बहुत ज़्यादा है। इस बोर्ड से मैंने ये डिस्टेंस ले ली इतना दूर, मान लीजिए 1 mm, तो बोर्ड से 1 mm दूर अगर जाएंगे तो वहाँ से ये रॉड लेंथ बहुत ज़्यादा है, नीचे की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वो 1 mm क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में जो हाइट ऑफ बोर्ड है वो इन्फिनाइट होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा, बताइए मेरी बात को। इन्फिनाइट का मतलब ये नहीं है, इन्फिनाइट का मतलब है प्लेट से अगर बहुत छोटी डिस्टेंस। कहने का मतलब मान लीजिए कि अगर मैं प्लेट जो हूँ इस तरीके से, मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ऐसे प्लेट मान लेते हैं और इसका जो ये हाइट है ये 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। अब मैं कहता हूँ यहाँ से 1 mm की डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस है मैंने बोल दिया, 1 mm की डिस्टेंस पर अगर ई को कैलकुलेट करो तो ये 1 mm के रिस्पेक्ट में ये जो 10 मीटर है ये क्या है, इन्फिनाइट लेंथ है। देखिए ये 1 mm बहुत छोटा होगा और ये ऊपर बहुत बड़ी, ये नीचे बहुत बड़ी, तो यही डिस्टेंस क्या कहलाएगी, यही 10 मीटर ही क्या कहलाएगी, इन्फिनाइट लेंथ की प्लेट कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। तो इन्फिनाइट एक कैसा टर्म्स है, मैं लिख देता हूँ, इन्फिनाइटली इट इज़ अ रिलेटिव टर्म्स, ओके। कैसा टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हाइट ऑफ प्लेट क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके। तो हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। अच्छा, चार्ज शीट का मतलब क्या है, चार्ज शीट का मतलब यहाँ पर एक सरफेस से है, ओके, दो सरफेस नहीं। अगर मैं कहता प्लेट, क्या बोल देता मैं, चार्ज प्लेट, प्लेट बोल देता, तो प्लेट पर तो एक सरफेस आगे भी होती बेटा और एक सरफेस कैसी होती, पीछे भी होती। अगर प्लेट होती, मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटा, तो आगे भी चार्ज होता और इसके पीछे साइड भी चार्ज होता। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो प्लेट की बात नहीं कर रहा मैं, थिन शीट की बात कर रहा हूँ। शीट का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक ही सरफेस पर चार्ज है। प्लेट बोल देंगे तो कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, ठीक है, जिसकी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए। तो मैं इसको रब करता हूँ और अब हम लोग बात करने वाले हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, क्या बेटा, यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड, क्या लेते हैं, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ओके बेटा। एक क्या है, स्फेरिकल सेल है, कैसी बेटा, कंडक्टिंग। एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा, कंडक्टिंग हो या फिर इसी के साथ ले लीजिए अगर हमारी हॉलो नॉन कंडक्टिंग होती है या फिर सॉलिड कंडक्टिंग है, तीनों चीज़ में मैं बात कर देता हूँ, यहाँ समझिएगा। सॉलिड हो और कंडक्टिंग हो और कंडक्टिंग हो या फिर हॉलो हो, कैसी हो बेटा, हॉलो। और हॉलो में दो कंडीशन ले सकते हैं। पहला कि नॉन कंडक्टिंग या फिर कंडक्टिंग। इन तीनों कंडीशन में जो चार्ज होता है ना बेटा वो सरफेस पे होता है। देखिए एक स्फेरिकल सेल मानिए, स्फीयर है बेटा, सोचिएगा इस चीज़ को, मैं यहाँ बनाता हूँ,
ये एक रफली पहले बात करते हैं, स्फेरिकल सेल है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लिया है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो चार्ज है। अब मैं कह रहा हूँ ये हॉलो है, हॉलो है तो जितना भी चार्ज होगा, अब अगर ये कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, ओके, अगर हॉलो है तो जो भी चार्ज होगा कहाँ होगा बेटा, सरफेस पर होगा। मगर अगर ये सॉलिड भी होती, सॉलिड होती, मान लीजिए पूरी अंदर तक सॉलिड है, अगर ये सोचें कि चार्ज इसके अंदर भी होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये है एक कंडक्टर, मान लीजिए मेटल का है, तो अगर आप इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज, देखिए चार्ज को रिपेल करता है, तो सारा चार्ज रिपेल हो करके सिर्फ और सिर्फ कहाँ पहुँच जाएगा, सरफेस पे ही आ जाएगा, ओके। तो चार्ज कैसा होगा, सरफेस पे होगा। कैसा था बेटा, सॉलिड था, सॉलिड कंडक्टर है, तो इसको कहीं भी चार्ज देंगे तो चार्ज इसके अंदर नहीं रहेगा, सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा, सरफेस पे चला जाएगा। मगर फिर से अगर ये सॉलिड इंसुलेटर होता या कह लीजिए नॉन कंडक्टर होता, तो देखिए कंडक्टर जो होता है इट अलाउ टू मूव चार्ज, जो चार्ज अंदर हुआ वो मूव कर गया, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज चल सकता है, इंसुलेटर में चार्ज चल नहीं सकता। सरफेस पे चार्ज देंगे वो यहाँ रहेगा, जो चार्ज अंदर देंगे वो उसी जगह पर ठहर जाएगा। बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं। अगर ये लकड़ी का है तो जो चार्ज इसको दिया जा रहा है वो चार्ज एज इट इज़ उसी प्लेस पर रहेगा, क्योंकि वुडन में चार्ज मूव नहीं कर सकता। बट क्योंकि ये कंडक्टर है तो अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं, सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर। तो सॉलिड कंडक्टर हो या फिर हॉलो कंडक्टर हो, क्या हो बेटा, मैं लिख देता हूं हॉलो कंडक्टर, या फिर हॉलो इंसुलेटर। इन तीनों कंडीशन में सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर या फिर हॉलो इंसुलेटर, इन तीनों कंडीशन में चार्ज कहाँ होगा बेटा, सरफेस पर ही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए ये दोनों तो हॉलो है, हॉलो में अंदर चार्ज रह ही नहीं सकता, ये सॉलिड है, मगर कैसा, कंडक्टर, कंडक्टर है तो चार्ज सारा अलाउ होगा मूव होने के लिए, और ये मूव होकर सरफेस पर आ जाएगा। ड्यू टू रिपल्सन चार्ज एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना पसंद करता है, तो ये रिपेल होकर के मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, सरफेस, तो सरफेस तक चले जाएंगे। उसके बाहर नहीं सकते, बाहर एयर है और एयर डू नॉट अलाउ टू मूव चार्ज, तो एयर में चार्ज नहीं, तो सरफेस पे सारा चार्ज आ जाएगा। बट क्योंकि ये इंसुलेटर था तो इंसुलेटर डू नॉट अलाउ टू मूव चार्ज, तो जो चार्ज जहां दोगे वो वहीं ठहर जाएगा, ओके। तो इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के लिए, मगर इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि बल्क में चार्ज है ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की बात करेंगे। सिग्मा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कितना बेटा, चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ओके। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेल, या फिर देखिए आप इसमें आप क्या समझिए, तीनों कॉन्सेप्ट समझिए, ये समझिए, ये समझिए, ये समझिए, तीनों समझिए, तीनों का डेरिवेशन सेम होगा, ओके। तो मैंने यहाँ लिखा एक है, मगर आप ले लीजिए सॉलिड कंडक्टर या फिर हॉलो कंडक्टर या हॉलो इंसुलेटर, सबके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी आने वाली है। तो ठीक है, फटाफट इसको मैं रब करता हूँ और स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन, ओके। तो आइए फिर से उसी तरीके से क्या करते हैं, एक बनाते हैं चार्ज स्फीयर। तो ये हमने क्या किया, एक अच्छा सा चार्ज स्फीयर बना लिया बेटा, ओके। चलिए अब ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज सजा लिया। चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है, क्योंकि ये कंडक्टर है या फिर हॉलो है, ओके। तो इस पर चार्ज आ गया। अब हमको क्या करना है, पहले कुछ बेसिक बातें, सेंटर से जो इसकी रेडियस है इसको मैं बोल दे रहा हूँ कैपिटल आर, ओके। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, ओके,
सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और 3 टास्क हैं। पहला आउटसाइड, आउटसाइड, ओके, दूसरा सरफेस पर, और थर्ड इनसाइड, ओके। तो हमको इन तीनों जगह पर ई को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटसाइड की बात करेंगे। तो आउटसाइड के लिए मान लिया इसके सेंटर से फिर से वही जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है इस डिस्टेंस को हम स्मॉल आर बोलते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है पी और इस पॉइंट पे हमको ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो टास्क वही पुराना, ठीक है, बस अब की क्या हुआ, डायग्राम बदल गया। पहले रॉड थी, फिर प्लेट थी, अब क्या हो गई, स्फेरिकल सेल हो गई। तो करना क्या, कॉन्सेप्ट वही पुराना है कि हम क्या करेंगे, इसके अलोंग, इसके अराउंड एक आइडियल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो एक स्फीयर के अराउंड जो आइडियल गॉसियन सरफेस होगी वो कैसी होगी, तो स्फीयर के अराउंड जो होगी एक स्फीयर ही होगी। तो जैसे एक छोटा स्फीयर है, इसके ऊपर हम एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे, वो भी कैसी हो, स्फीयर हो। तो ये डिस्टेंस r है, तो r डिस्टेंस पर एक हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ओके बेटा, तो ये क्या हो गई, हमारी एक गॉसियन सरफेस तैयार हो गई। तो देखिए जो हमारा सेल था ये क्या है, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है बेटा, सेल, ओके। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, गॉसियन सरफेस, ओके। अब हमको क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स निकालना है। अब अच्छा ये बताइए, जो गॉसियन सरफेस है उसमें 2 या 3 सरफेस है या सिर्फ एक सरफेस है, तो स्फीयर है, स्फीयर की सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस है। अब देखिए अगर इस सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाए, देखिए इस तरह से ये सेल है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बेटा, ऐसे रेडली आउटवर्ड होगी, ओके। इससे हमने गॉसियन सरफेस डिज़ाइन किया ऐसे करके। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे छोटा सा एरिया डी ए लेंगे तो देखिए एरिया वेक्टर भी इधर आएगा डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही है ई। तो ई जो थीटा की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 0 डिग्री। यहाँ पर भी बात करें, अगर गॉसियन सरफेस यहाँ मान लेते हैं तो देखिए एरिया वेक्टर इधर होगा डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी ई, इस तरीके से। तो हर जगह पे सरफेस पे हर जगह पर जो थीटा आने वाला है वो कहाँ आने वाला है, 0 डिग्री आने वाला है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर बात करेंगे फाई टोटल की ड्यू टू गॉसियन सरफेस इक्वल टू वही उसी तरीके से क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, एक ही सरफेस है ना। यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ, हेयर छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी ए, तो एरिया वेक्टर डी ए दिस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो दिस। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर यहाँ मान लिया जाए, यहाँ पर ऐसे करके, तो एरिया वेक्टर डी ए दिस, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाएंगे तो वो भी कैसी जाएगी, थोड़ा सा अच्छे से। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, ओके। तो थीटा कितना आएगा बेटा, 0 डिग्री। तो सरफेस पे हर जगह पर, चाहे यहाँ ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो हर जगह पर जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री आएगा। तो फाई टोटल इक्वल टू, यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहा है तो ये भी डिस्टेंस तो आ रहा है, तो हर जगह पर डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो ई कांस्टेंट होगा, तो ई को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है, लिंकेज ड्यू टू फ्लक्स हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, डी ए, एंड डी ए इज अ दिस। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब कि गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, फ्लक्स किसके थ्रू निकालते हो बेटा, गॉसियन सरफेस के थ्रू। तो यहाँ पर डी ए किसका लेंगे बेटा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो ई की जगह पर ई। अब देखिए एक स्फीयर है और इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ कितनी दे रखी है, आर। तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। इट इज़ अ टोटल फ्लक्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। फिर से वही काम, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दीजिए। और अब बात करिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ओके।
तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है जो टोटल फ्लक्स है इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक्चुअल में जो इसका चार्ज है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? क्यू बोल दे रहे हैं। अब देखिए इन्फिनाइट लॉन्ग, सॉरी इसका नहीं, आई एम सो सॉरी, ये जो चार्ज है इस पे चार्ज कितना बोल दे रहे हैं? क्यू बोल दे रहे हैं। इन्फिनाइट लॉन्ग तो है नहीं बेटा कि कुछ हम लोग वहाँ पर डेंसिटी की बात करें, वैसे मैंने बोल रखा है चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो क्यू एनक्लोज की जगह पे हम लोग क्यू ले सकते हैं या सिग्मा ए लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिखूँगा फाई टोटल, हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में ही बात करेंगे, तो क्यू एनक्लोज की जगह कितना लिख सकते हैं बेटा? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हेयर एरिया किसका लेंगे? तो अब बात कीजिए, मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। फिर से डी ए इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, तो एरिया किसका लिया बेटा हमने? गॉस सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर, आर दिस रेडियस। मगर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये चीज़ समझ में आ रही है? अब एक चीज़ को देखिएगा, अगर मैं लिखूँगा क्यू एनक्लोज्ड, तो आप क्या बोल रहे हैं? सिग्मा ए, ओके। बट हेयर क्यू एनक्लोज्ड इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद होने वाला चार्ज, ये चार्ज। तो जब इस चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसकी चार्ज डेंसिटी मतलब कि Q अपॉन इसका एरिया लोगे ना बेटा, बात समझ में आ रही है ना? जब इसकी चार्ज डेंसिटी Q अपॉन इसी का एरिया, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन दिस एरिया। ओके, तो यहाँ पर जो A की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। देखिए, नहीं समझे मेरी बात को फिर से समझिएगा, गलती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे थे, ठीक है बेटा? E की वैल्यू कांस्टेंट थी, बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन सरफेस 4 पाई R स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं गॉस लॉ और उसमें बात करते हैं चार्ज जो एनक्लोज्ड है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर बंद वाला चार्ज ये, तो सिग्मा इक्वल टू ये वाला चार्ज और इसका एरिया, ओके, स्फेरिकल सेल का एरिया। तो स्फेरिकल सेल की रेडियस r है, तो एरिया 4 पाई R स्क्वायर। इट इज़ अ वैल्यू ऑफ Q एनक्लोज्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर जो A की वैल्यू हम लोग रखेंगे फाई टोटल, वो कितनी रखेंगे बेटा? सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पर DA इज़ अ एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, मैं लिख देता हूँ, ये गॉसियन सरफेस का एरिया था, गॉसियन सरफेस आप याद रखें इसलिए। और यहाँ पर जो एरिया था ये किसका था बेटा? सेल का। ओके, ठीक है ना? तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड कंपेयर कर लीजिए और यहाँ आ जाइए। तो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे E डॉट 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। दिस क्लियर है? इट इज़ अ E आउटसाइड। देखिए गॉसियन सरफेस कहाँ बनाई थी? बाहर, तो इट इज़ अ E आउटसाइड। ये किसकी वैल्यू है? E आउट। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब अगर मैं कहता कि E सरफेस बताओ, क्या बताओ? E सरफेस, तो पहले इसको फटाफट नोट कीजिए, ठीक है? फिर मैं E सरफेस की बात करूँगा। देखिए अगर E सरफेस की बात करेंगे, मैं इस चीज़ को रब कर दे रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा है इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। यहाँ ये थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, और यहाँ समझिए। अब अगर मैं बात करूँगा E सरफेस की, तो क्या होगा? तो E सरफेस के लिए E आउटसाइड की बात की थी तो कंडीशन क्या थी? R इज़ ग्रेटर देन R। R वो डिस्टेंस है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले आउटसाइड बोली थी तो R इज़ ग्रेटर देन R, ये कॉन्सेप्ट था। अब E सरफेस की बात करेंगे
तो यहाँ पे क्या लगेगा, R इक्वल टू R। ओके, सरफेस पर अगर फील्ड निकालनी है तो गॉसियन सरफेस भी कहाँ मानो, सरफेस पे मानो। तो उस कंडीशन में गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या लिखोगे, 4 पाई, और R इक्वल टू R हो जाएगा ना बेटा। तो अगर R इक्वल टू R कर देंगे तो ई सरफेस की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओनली। ओके, कोई प्रॉब्लम। तो ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। ओके, अब बात करते हैं ई इनसाइड, ई इन के लिए गॉसियन सरफेस कहाँ बननी चाहिए, गॉसियन सरफेस बननी चाहिए उसके अंदर, स्फेरिकल सेल के अंदर। देखिए मैं फिर से इसको रब करता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, फिर बनाता हूँ। यार रब नहीं करते हैं, यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये स्फेरिकल सेल होती है बेटा, ऐसे चार्ज, ओके। पहले वाले केस में क्या किया था, सेंटर से ये डिस्टेंस R ले ली थी ना बेटा, क्लियर है ना। और मैंने कहा था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो आउटसाइड थी, सेल को पार करके जा रही थी। मगर अब की मैं क्या करूँगा, सेंटर से कह दूँ इस डिस्टेंस पर, ये R डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो आप गॉसियन सरफेस ऐसे बनाएंगे ना बेटा, बोलिए। अब क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी, ठीक है। अब की R की वैल्यू ये छोटी वाली होगी। मगर जब यहाँ आएंगे अकॉर्डिंग टू गॉस, तो आप फाई टोटल जो होता है क्यू एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर बंद होने वाला चार्ज, वही तो लिखते हैं। बट हेयर हम पढ़ चुके आए हैं कि अगर हमारा हॉलो है या फिर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो सारा चार्ज सरफेस पे होता है। हेयर क्यू एनक्लोज्ड इज अ जीरो, मैं कहूँ हेयर तो क्यू एनक्लोज्ड की जो वैल्यू होगी वो बेटा ज़ीरो होगी। बस ये समझिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिए। अगर इनसाइड बात करते हैं तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो हेयर जो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू आती है, मतलब कि एक इक्वेशन तो आपकी ये हो जाएगी। अगर यहाँ बात करेंगे और डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ से जो फाई टोटल आएगा आपका, वो तो आपका ई और साथ में 4 पाई और R स्क्वायर आएगा, आपकी R छोटी वाली रेडियस है, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। मगर सेकंड लॉ से जो लगाएंगे तो ये आएगा क्यू एनक्लोज्ड जो कि 0 है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस होल वैल्यू इज 0। ओके, तो फाई टोटल क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड से फाई टोटल गॉस के अकॉर्डिंग तो 0 आ रहा है ना। कितनी बार पढ़ाया था कि अगर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, पढ़ाया था ना। यहाँ कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हैं E डॉट 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये इसका जो मल्टीपल है वो 0, इसका मतलब या तो एरिया 0 है या तो E 0 है। अब फिर से सरफेस एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइनली E इनसाइड इक्वल टू क्या आएगा, 0। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मेरी बात को समझिए। ये हमने निकाला अपने फ्लक्स वाले से, ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस। ओके, गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो है सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स 0 है। ओके, तो E इनसाइड भी क्या आएगा, 0। तो आप याद रखिए E आउटसाइड इतना है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वेयर R इज अ रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल एंड जो स्मॉल r है इट इज़ अ डिस्टेंस from center to at point P where the we calculate electric field. ओके, सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनसाइड E क्या होता है, 0 होता है। तो इस बात को याद रखिए, एक अगर कंडक्टिंग सेल है या हॉलो नॉन कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग, ओके, तीनों केस जो मैंने बताए थे उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, 0 होती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, इस बात को याद रखिएगा। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं जो मैं आगे कराऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आगे वाले लेक्चर्स में इन चीज़ों को कराऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट किया जाए E वर्सेस R तो क्या होगा, इस चीज़ को देख लीजिए, फिर मैं रब करूँगा क्योंकि, तो ठीक है मैं रब करता हूँ। आ जाइए, और एक बार पहले तो सारे फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो E आउटसाइड जो आपने पढ़ा, E आउटसाइड, उसकी वैल्यू आपने पढ़ी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर। अब देखिए, एक अगर आपने फिक्स रेडियस का कंडक्टिंग सेल बना लिया है तो उसके लिए आर तो कांस्टेंट हो गया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर E सरफेस की बात की जाए तो E सरफेस पे जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, एप्सिलॉन नॉट तो ऑलवेज कांस्टेंट है जब तक मीडियम नहीं बदलते। चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। और E इनसाइड की अगर बात की जाए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, 0 है। चलिए क्या करते हैं, ये सेल ले लेते हैं, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से ये क्या है, आर डिस्टेंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो ये बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, यहाँ कितनी है 0, यहाँ कितनी है 0, यहाँ कितनी है 0, यहाँ मतलब अंदर हर जगह क्या है, कहीं भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पर जब सरफेस पे आते हैं तो एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, कितनी जाती है, इतनी। ओके, तो सरफेस पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये डॉट 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 यहाँ नहीं है, और सरफेस पर यहाँ से अगर ऐसे यहाँ आते हैं तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। और जैसे दूर जाएंगे और आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है। तो R बढ़ेगा तो E क्या होगा, घटेगा। अब R बाहर की डिस्टेंस है ना, तो यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर E की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर जिससे यहाँ से सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़े E की कोई वैल्यू नहीं है, मगर जैसे ही यहाँ पहुँचे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और धीरे धीरे आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ करेगी। वैसे ही अगर इधर भी बनाएंगे तो इधर भी इसी तरह से हो जाएगी। ओके, ऐसे आइए आप थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगी, यहाँ मैक्सिमम होगी, और इधर जाएंगे तो ये इस तरीके से। ओके, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो ये एक चार्ज स्फेरिकल सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो जाएगा। ओके,